लास्ट क्वेश्चन है असेसमेंट इज पर्पसफुल, यानी कि असेसमेंट जो होता है जिसको हम आंकलन भी बोलते हैं, ठीक है, आंकलन ज्यादा परफेक्ट वर्ड होता है, ठीक है, मूल्यांकन या आकलन उद्देश्यपूर्ण है अगर क्या होगा, यह छात्र के बीच भय और तनाव उत्पन्न करता है, दैट मीन्स इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स, इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, मतलब टीचर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है, या फिर इट इज डन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर इसको सिर्फ हम एट द एंड ऑफ द ईयर के कंडक्ट कराते हैं, या फिर कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस किए जाते हैं बच्चों के अचीवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देखिए जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। दैट मीन्स कि इसमें एक फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को साथ ही साथ टीचर्स को भी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना सही से जा रहा है, ये टीचर्स को फीडबैक मिल जाता है और बच्चे को तो अपने काम के बारे में फीडबैक मिल ही जाता है थ्रू असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी, भाई एनसीएफ कहता है कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए, यानी कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो इंग्लिश, अगर हिंदी वर्जन में कोई भी डिस्पैरिटीज होती हैं तो आप इंग्लिश वर्जन को करेक्ट माने, टाइपिंग में एरर हो सकता है। ओके, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल या फिर परमिसिव या फिर फैसिलिटेटिव, ये बताना है। अथॉरिटेटिव तो मतलब होता है आधिकारिक, डिक्टेटोरियल मतलब जो तानाशाह बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये तो हम कहेंगे इन ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं कहती, ट्रेडिशनल अप्रोच इनको मानती थी लेकिन हम नहीं मानते इनको, है ना। अब जो एनसीएफ है वो आपकी मॉडर्न अप्रोच है, एक तरह से चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करता है। तो नेक्स्ट है परमिसिव और फैसिलिटेटिव। तो परमिसिव होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा ढील छोड़ देते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं बच्चों को, है ना। इसमें मतलब आपकी कोई कंट्रोल ही नहीं होता एक तरह से, है ना। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है, आपने ढील दी कोई बात नहीं बेटा, हर चीज में, है ना। और फैसिलिटेटिव मतलब कि आप फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग को, आप एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करेंगे, आप बच्चों को गाइड करेंगे, उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहां उनको अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनसीएफ में स्पेशल एक वर्ड यूज हुआ है फैसिलिटेटर फॉर टीचर, मतलब टीचर का रोल जो है एक फैसिलिटेटर का है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम, रिसर्चर्स कहते हैं कि जो डाइवर्स क्लासरूम होता है जिसमें डाइवर्सिटी होती है यानी कि विविधता होती है, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन अपने स्टूडेंट से क्या रहती है उनकी लर्निंग को लेकर, ठीक है। तो ये बताना है। या फिर टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, मतलब जो टीचर एक्सपेक्ट करता है बच्चों से उसका लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, सॉरी क्वेश्चन ये है। ओके, तो बताइए फटाफट। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है अगर टीचर एक्सपेक्टेशन रखता है बच्चों से। आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, या फिर एकमात्र निर्धारक है उनकी लर्निंग का, या फिर शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, या फिर इसके साथ कोई सहसंबंध होना ही नहीं चाहिए इसका, या फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब टीचर अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करता है तो उसका लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है। एक होता है हाई एक्सपेक्टेशंस, एक होता है लो एक्सपेक्टेशंस, तो दोनों ही थोड़ी सी नुकसानदायक होती हैं। ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी आपको नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चा थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, और बिल्कुल लो रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब ऑन एन एवरेज लेकर चलिए कि आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, थोड़ी स्ट्रिक्ट या रिजिड ना दिखाई दे। ओके, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लर्निंग पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो इंक्लूजन किया जाता है एक अनरियलिस्टिक गोल है, डेट्रीमेंटल है टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, मतलब विकलांग बच्चों के लिए इट्स विद आएगा, ठीक है, ये विदाउट नहीं है, विद है, मतलब बहुत ही हानिकारक हो सकता है। विल इंक्रीज ए बर्डन, या फिर स्कूल्स पर इसका कोई बर्डन बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है, या फिर इसमें एटीट्यूड का चेंज चाहिए, कंटेंट का चेंज चाहिए और अप्रोच का चेंज चाहिए टीचिंग में, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के पहले भी मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई यहाँ पे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, कंटेंट में चेंज आना चाहिए, और आपकी जो अप्रोच है बच्चों को पढ़ाने की उसमें भी चेंज आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूसिव क्लास एक सक्सेसफुल क्लास होगी। नेक्स्ट है हाउ कैन अ टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। भाई एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरणा कैसे दे सकता है, यानी कि दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो आंतरिक रूप से प्रेरणा कैसे दी जा सकती है ये हमें बताना है। बाय इंड्यूसिंग एंग्जाइटी एंड फियर, मतलब उसके अंदर चिंता और भय को प्रेरित करके, उसको कॉम्पिटिटिव टेस्ट देकर, प्रतिस्पर्धी जो परीक्षण होते हैं उनको देकर, या फिर उनको सपोर्ट करके इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स और उनकी मास्टरी पर ध्यान देकर, या फिर बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज, या फिर आप ऑफर कीजिए कुछ ट्रॉफी जैसे मूर्त पुरस्कार दे सकते हैं बच्चों को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करने के लिए, ठीक है।
देखो इंट्रिंसिकली मोटिवेशन में क्या होता है कि इसमें आप बच्चों को अंदर से मोटिवेट करना है, मतलब उसके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। जैसे आप लोगों के अंदर आया हुआ है ना कि हाँ भाई हमको केवीएस क्लियर करना है ना, क्योंकि भाई अगर आप सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर आप मोटिवेट होंगे तो काम नहीं चलेगा। वो मोटिवेशन आपका एक महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेशन है कि हाँ भाई मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को खुद को प्रूफ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो मुझे केवीएस में टीचर लगना ही लगना है, तो दैट इज इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको हम बोलेंगे। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे कि उनको सपोर्ट करके कि वो इंडिविजुअल गोल सेट करें, अपने गोल सेट करें और उन पर मास्टरी भी करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर वो बाहर के रिवॉर्ड आप कितने भी दे लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Next है, which of the following is a sensitive period pertaining to language development? There is a sensitive period in language development. पहले ये बोला जाता था कि क्रिटिकल पीरियड होता है ना, अगर इस पीरियड के बाद, इसकी पीरियड में अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाद तो आप लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते, ये माना जाता था पहले जब लैंग्वेज अप्रोचेस की बात होती थी। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, सेंसिटिव पीरियड इसकी जगह पे यूज किया जाने लगा। कारण ये था कि क्रिटिकल पीरियड जो है वो कामयाब नहीं था, इसकी थ्योरीज जो है थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी जब प्रैक्टिकल रिजल्ट सामने आए। मतलब कुछ बच्चों को कुछ ऐसा भी पाया गया कई कल्चर्स में कि बच्चे जिनको अलग रखा जाता है फिर भी वो लैंग्वेज कुछ ना कुछ सीख जाते हैं और उसके बाद भी वो लैंग्वेज सीखते हैं। सपोज कुछ कहानियां भी हैं इससे रिलेटेड कि भाई बच्चों को ऐसा हुआ था कई जगह पर कि बच्चों को जो है कई सालों तक एक कमरे में बंद रखा या जो भी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मतलब वो उनका पीरियड चला गया जब उनको लैंग्वेज सीखनी थी, उसको हम क्रिटिकल पीरियड बोलते थे, लेकिन उसके बाद भी वो लैंग्वेज सीख पाए। मतलब बाद में फिर से जब उनको फेमिलियर किया गया लोगों के साथ, वो लोगों के साथ संपर्क में आए तो देखा कि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकल पीरियड होता है। हाँ, एक सेंसिटिव पीरियड की हम बात कर सकते हैं कि इस स्टेज पे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है और इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं ये कब होता है, तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। जो प्रारंभिक बचपन होता है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो पीक पर होता है, और अगर इस स्टेज पर जो है बच्चे को थोड़ा सा लैंग्वेज एनरिच एनवायरनमेंट से दूर रखा जाता है, सपोज उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, एक अंधेरे कमरे में, किसी भी कमरे में बंद कर दिया जाता है लोगों से दूर, है ना, तो मतलब उसके बाद उनके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिव पीरियड। बट क्रिटिकल नहीं कहेंगे क्योंकि क्रिटिकल हो जाता है कि इसके बाद कुछ सीख ही नहीं पाएंगे ना, मतलब यही क्रिटिकल पीरियड है, इस पे सिखा दिया तो सिखा दिया, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये टर्म चेंज की गई और इसको सेंसिटिव पीरियड में बदला गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। एक अच्छी स्कूल प्रैक्टिस क्या होगी, मतलब स्कूल को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस करेंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट ये तो है ही नहीं, इंडिविजुअलाइज लर्निंग करेंगे या फिर कॉम्पिटिटिव क्लासरूम्स रखेंगे, ठीक है। तो भाई कंपैरेटिव इवैल्यूएशन भी आपको नहीं करना, कांस्टेंट कंपैरेटिव लगातार तुलना नहीं करनी है हर एक बच्चे की आपस में, ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो होनी नहीं चाहिए। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव क्लासरूम या इंडिविजुअलाइज लर्निंग, तो हमें व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देना है कि हर क्लास में, हालांकि डाइवर्सिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपका एज अ टीचर रोल होना चाहिए कि हर बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षण पर आपकी नजर होनी चाहिए और स्कूल को हर बच्चे पर ध्यान देना है, उनके व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आपको ये बताना है कि सामाजिकरण के जो द्वितीयक एजेंट हैं वो कौन होंगे। फैमिली एंड नेबरहुड होगा, मतलब परिवार और पड़ोस होगा, स्कूल या पड़ोस होगा, स्कूल या तत्काल परिवार के सदस्य होंगे, या परिवार और रिश्तेदार होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो फैमिली जो होती है वो तो प्राइमरी है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जहां पर सबसे पहले सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर बच्चा स्कूल में एंटर करता है और जब वो स्कूल की एज का हो जाता है तो थोड़े नेबरहुड में भी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्कूल और नेबरहुड आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार जो है कौन सी चीज जो है इनमें से सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है लर्निंग के लिए, सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो भाई देख लो, पढ़ लो ऑप्शंस क्या क्या है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन करेगा, ऑब्जर्व करेगा दूसरों के बिहेवियर को, इमिनेंट जस्टिस में बिलीव करेगा, यानी कि आसन न्याय में बिलीव करेगा, या फिर टीचर के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा रिइंफोर्समेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्टिव लर्नर की बात करते हैं जीन पियाजे, जहां पर वो खुद अपनी नॉलेज जो है एक्सप्लोर करता है और कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इज,
इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। तो देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये क्वेश्चंस ना आपको भले ही आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पता चल जाती है इन क्वेश्चंस के थ्रू। थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेते हैं तो ये थोड़ा बेटर हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक शिक्षण होता था, सिर्फ जिसमें टीचर का कंट्रोल होता था, अथॉरिटेटिव होता था टीचर, उसको छोड़कर हम कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव चीजों पर, प्रगतिवादी चीजों पर ध्यान देंगे जहां पर बच्चों को हर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को फॉलो किया जाएगा, उसमें डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी चीजें मतलब उसमें उनको कैपेबल बनाया जाएगा, इसके वो डिस्कवरी लर्निंग कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, रीजनिंग कर पाए। तो ये सब प्रोग्रेसिव क्लासरूम के एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। प्रमोट डिस्कवरी प्रमोट करेगी प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टॉय और एज रेफर्स टू। तो जो खिलौनों की आयु है, मतलब जब खिलौने से खेलता है बच्चा, बेसिकली उसको वो बताना है आपको कौन सी एज होती है वो, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर ऑल ऑफ दीज, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा जब होता है, बेसिकली वो 2 साल के बाद, जब 5 साल तक की उम्र का बच्चा हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, 5-6 साल तक का बच्चा। और उसके बाद जो है लेट चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, तब थोड़ा सा सोशलाइजेशन हो जाता है, तो खेल में ज्यादा व्यस्त हो जाता है, प्ले एज ज्यादा उसकी वो हो जाती है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड ऐसा पीरियड होता है जब उसको खिलौने बहुत पसंद होते हैं, वो खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की कौन से विशेषता नहीं है। तो इसमें कुछ लिखी हुई है आपके सामने, प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या फिर प्ले एज। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। देखो प्री गैंग मतलब जब छोटी छोटी गैंग्स बन जाती है ना, टोलियां बन जाती है, वो होती है प्री गैंग एज। फिर होती है इमिटेटिव एज, जब आप अनुकरण करते हैं। तो इसमें आपको नोट बतानी है, मतलब जो नहीं है वो बतानी है अर्ली चाइल्डहुड की। फिर है क्वेश्चनिंग, जब बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, या फिर प्ले एज, ठीक है। तो हमें ये बताना है। देखो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्ले एज, ठीक है। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चा होता है ना, वो बेसिकली अपने खिलौनों से खेलता है, अपने साथियों के साथ, या फिर इतना सोशलाइज नहीं हो पाता है कि वो मतलब गैंग्स में खेल सके, इमिटेटिव उसमें खेल सके, या फिर मतलब इमिटेटिव एज तो होती है उसकी, लेकिन प्री गैंग एज होती है उसकी, है ना। मतलब इसके बाद टोलियां, जो लेट चाइल्डहुड होता है उसमें टोलियां बननी स्टार्ट होती है, गैंग बननी स्टार्ट होती है, तो प्री गैंग एज होती है। इमिटेटिव होती है, मतलब दैट मीन्स कि ये बच्चा नकल करता है अपने से बड़ों की कर सकता है, अपने भाई बहन की कर सकता है, या कोई भी घर में सदस्य होता है उसकी नकल करना स्टार्ट कर देता है। ये बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं, हर चीज में इनको पूछना होता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कौन आ गया है, ये क्यों आया है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अब जहां तक प्ले एज की बात करते हैं ना, खेलने की अवस्था, वो उनकी लेट चाइल्डहुड में आती है, ठीक है। मतलब लेट चाइल्डहुड में जो है बच्चा खेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ऐसे खेल जिसमें बहुत सारे लोग उनके साथ खेलते हैं, दैट मीन्स कि उसके साथी हो सकते हैं ना। स्कूल में हम देखते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं, 3rd क्लास का बच्चा, 4th क्लास के बच्चे बहुत खेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, 2nd क्लास का बच्चा भी इवन, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड की ये मतलब प्ले एज जो होती है, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये लेट चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज और एंटिटीज, मतलब कोई एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, या फिर इनमें से जितने भी एंटिटीज दी हुई है वो है, ठीक है। मतलब लेट चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की बात होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है किस चीज के कन्वर्जन को समझ जाते हैं। आपने कन्वर्जन की ये जो चीज है ना, ये कंजर्वेशन वाली उसमें आती है, ठीक है। मतलब जब आप नंबर को चेंज करते हैं, आप मास को चेंज करते हैं, या एरिया को चेंज करते हैं, तब वो बच्चे समझ जाते हैं, ये बेसिकली है। तो देखो लेट चाइल्डहुड बच्चा जो है ऑब्वियसली वो कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, है ना। 2 से 7 साल का बच्चा जो है एक तरह से हम अर्ली चाइल्डहुड में काउंट करते हैं, लेकिन 7 साल के बाद, इवन 6.5-7 साल के बाद जो है बच्चा लेट चाइल्डहुड में प्रवेश कर जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। तो यहाँ पर वो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि मास को, नंबर को, एरिया को, तीनों चीज को कंजर्व करना सीख जाता है, उनका कन्वर्जन भी सीख जाता है, ठीक है। अगर आपने सपोज आपने एक चिकनी मिट्टी का गोला लिया, उसको आपने कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये वो मिट्टी सेम है, मतलब उसमें कोई घटाया नहीं गया, कुछ बढ़ाया नहीं गया, वो अमाउंट जो है वो सेम होगा। इस तरह से एक गिलास से जो है आप पानी इधर से उधर डाल देंगे तो भी समझ जाएगा कि अमाउंट जो है वो सेम है। तो कन्वर्जेशन सीख लेता है, सॉरी कंजर्वेशन सीख लेता है, यहाँ पर संरक्षण आ जाता है, तो कन्वर्जन भी सीख लेता है ना। तो इन चीजों का कन्वर्जन भी उसको समझ में आ जाता है।
ये तो हम प्रैक्टिकल उसकी बात करेंगे। अदरवाइज जो दूसरी चीजें भी बच्चों को सिखानी शुरू कर देते हैं हम लोग, कहाँ कौन कौन सी, जैसे कि लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना, तो ये भी कंक्रीट ऑपरेशन पे कन्वर्जन आ जाते हैं। आपको अगर पता हो तो 4th 5th क्लास तक जो है ये चीजें सिखाई जाने स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। अगर हम थियोरेटिकली बात करें, जब हम पेपर में करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो ये भी आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो भी वो ये कन्वर्जन जो है वो सीख जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आइडिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ये मे बी किलोग्राम से ग्राम, या फिर ये आपका नंबर से भी रिलेटेड हो सकता है, लीटर मिलीलीटर से, या कोई भी चीज हो सकती है, रुपीज से इसमें कह सकते हैं रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें भी हो सकती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जब एक चीज से दूसरी चीज को ऐसे बदला जाता है, शेप बदल दी जाती है, उसका साइज बदल दिया जाता है, तो क्या वो बच्चा समझ जाता है कि सेम चीज है या नहीं है। तो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तीनों चीजों को समझ जाता है। ओके, मतलब ये मानकर चलते हैं। अब वो भाई हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, तो एक्सेप्शंस थोड़ी बहुत होती ही हैं। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और मुझे अच्छा भी लगा तो इसलिए मैंने लिया। प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, मतलब परिवर्तन की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है कि प्रोग्रेसिव उसमें चेंज होता ही रहता है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, क्या सिर्फ मोटिवेशन, एक तो है कि नॉर्मल एक सीरीज ऑफ चेंज है, ठीक है, कोई वो नहीं पड़ता है, प्रॉपर चेंजेस होते रहते हैं, बस वो डेवलपमेंट है। फिर दूसरे में है कि भाई मोटिवेशन के कारण चेंजेस होते रहते हैं, वो है प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हुए कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो आपको विकास और अधिक करते हैं ना, प्रोग्रेसिव हैं। या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एक्सपीरियंस, या फिर ऐसी सीरीज ऑफ चेंज है जिसमें मोटिवेशन और एक्सपीरियंस का बहुत रोल होता है, या फिर ऐसी है जिसमें मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का रोल होता है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मोटिवेशन और एक्सपीरियंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट है तो आप इसमें फिजिकल एस्पेक्ट पर मत सोचना, सिर्फ यहाँ पर हमें ऑल ओवर द लाइफ के बारे में सोचना है। जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, वो मोटिवेशन और एक्सपीरियंस दोनों का एक भाग होता है, ठीक है। सर मैच्योरेशन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मैच्योरेशन में हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर इन चारों को कंपेयर करें तो ये बेस्ट ऑप्शन, सटीक ऑप्शन लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हैजार्ड्स, हर प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेज पे अगर हम कहें, जैसे चाइल्डहुड होगी, अर्ली चाइल्डहुड हो गई, एडोलेसेंट्स होगी, तो हर स्टेज पे जो है खतरे होते हैं। या फिर डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलस, ठीक है। अब आपको ये बताना है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज पर, कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास बढ़ावा देने से या उकसाने से नहीं होता है, ठीक है। या फिर डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, या फिर मतलब कल्चरल चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पर। या फिर हर एक फेज डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल ठीक है कि हर फेज ऑफ डेवलपमेंट के अपने कुछ हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कल्चरल चेंजेस पे भी डिपेंड करता है, कल्चर टू कल्चर डेवलपमेंट की रेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। या फिर डेवलपमेंट की अपने कुछ हर फेज जो होता है डेवलपमेंट का, चाहे वो कोई भी चरण हो, उसकी कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी होता है। अब जहां तक बात करें ऑप्शन नंबर बी की, कि नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, कि अब बढ़ावा देने से इससे विकास नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। स्टिमुलेशन का भी रोल होता है विकास के अंदर, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पे उकसाना मींस नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए, ये गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब उकसाना और बढ़ावा देने के नहीं होता है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा है ना अपने वैगोत्स्की का, उसमें हम क्या करते हैं, जो जोन होता है बच्चे का, उससे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं जहां तक वो जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, थोड़ा बढ़ावे की जरूरत होती है, तो वहां तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि भाई डेवलपमेंट भी एडेड है स्टिमुलेशन के द्वारा, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं एडेड है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत होगी, ठीक है। स्टिमुलेशन का भी थोड़ा सा रोल होता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टू द लेट चाइल्डहुड, कौन सा डेवलपमेंट टास्क है जो लेट चाइल्डहुड से जो है के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, है ना, ये समझ जाया करो, इधर लिखा होता है साइड में। तो इसमें है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, मतलब इस स्टेज में जो है बच्चे फिजिकल स्किल्स खेलते हैं, मतलब गेम से पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकल स्किल्स उनको आती है। अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल, मतलब उनको पता चल जाता है कि कौन से स्त्रियोचित या फिर पुरुषचित रोल है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल्स हैं सोसाइटी में, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अचीव कर लेते हैं एक तरह से। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, या लर्निंग
टू विद अलोंग द एज मेट्स, ठीक है, मतलब अपने हम उम्र बालकों के साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है बेसिकली रहना, सीखना, खेलना सब स्टार्ट कर देते हैं उनके साथ। तो बताइए कौन सी चीज करेक्ट नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मतलब लिंग भूमिकाएं जो होती हैं एक तरह से वो यहाँ पर प्रगाढ़ रूप से नहीं होती है बच्चे के अंदर, उसके लिए थोड़ा टाइम होता है। एडोलेसेंस में जाकर जो है वो ज्यादा बेटर होती है लिंग भूमिकाओं की जो धारणा होती है, ठीक है। लेकिन ये बाकी चीजें जो है लेट चाइल्डहुड में बहुत कॉमन है कि वो अपने आप काम शुरू कर देते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्किल्स आ जाती है काफी, और अपने एज मेट्स के साथ खेलना वेलना, लर्निंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, ठीक है, जब आप समान परिपक्व से पहले, मतलब बच्चा मैच्योर होना है लेकिन उससे पहले ही जब आप उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज 8 साल का बच्चा है और 6 साल के बच्चे को आप ऐसे गुण सिखाना चाहते हैं जो 6 साल का बच्चे के अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो भी है आप मैच्योरेशन के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब क्या होता है इससे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हाईली बेनिफिशियल है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल्स, भाई बहुत ज्यादा बहुत फायदा करेगा इससे, ठीक है। या फिर हार्मफुल है, एक ओवरऑल पॉइंट्स देखें तो बहुत हार्मफुल है। बेनिफिशियल है, एक लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो बहुत लाभकारी होता है। या बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, या फिर हार्मफुल भी हो सकता है या फिर वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो भाई ट्रेनिंग, अब ये हमें भी नहीं पता ना कौन सी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी गलत चीज की, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, है ना। और अगर आप अच्छी चीज की दे रहे हैं तो बेनिफिशियल भी होगा। कुछ काम आप जबरदस्ती बच्चे से करा रहे हैं, करना नहीं चाहता है, फोर्सफुली आप करा रहे हैं उसको, है ना, बचपन से ही। सपोज किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाना चाहता, लेकिन आप कहते हैं नहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुबह भी जाना पड़ेगा, शाम को जल्दी उठा रहे हो बच्चे को, बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया कि मेरे से क्या करा रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता, जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट भी है, वो करना भी चाहता है, तो हो सकता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो। तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है, मतलब ऑब्वियसली उसको बिजली चमकने से जो है डर लग रहा है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत के ऊपर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हुआ है, ऑपरेंट कंडीशनल हुई है, ट्रायल एंड एरर हुआ है, या नन ऑफ द अबव हुआ है ना। देखो नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक चीज है। अब ट्रायल एंड एरर भी नहीं है, आप बार बार ट्राई करके उसको प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं किसी चीज में, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली आप जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे रिवार्ड्स का, पनिशमेंट का, इन चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक कदम आगे चलता है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग से। देखो ये है एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का एग्जाम्पल है, जिसमें प्रॉपर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की प्रक्रिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस उसको क्या मिल रहा है कि भाई बिजली कड़क रही है, और राजू उसकी आवाज सुनकर एक तरह से डर जाता है, ठीक है। तो ये जो राजू का उछलना है ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पर, शास्त्रीय अनुबंधन हो रहा है। आप लोगों ने आई होप कि क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी होगी और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी होगी। दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, है ना, वो हम आगे डिटेल में कर लेंगे इनको। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि ये एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में, और ये स्टिमुलस है उसके लिए, जो बिजली का गरजना है ना, स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि वो उछलने लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट वही चीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब कुछ होती है नेगेटिव पनिशमेंट, ये रिइंफोर्समेंट नहीं है, ये पनिशमेंट की बात हो रही है। रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। मतलब पनिशमेंट में, दंड में और रिइंफोर्स पुनर्बलन में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसको एक टर्म कभी मत समझना। यहाँ पर पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की गई है, तो देख लो इनमें से जो सबसे सही आपको लगेगा ना वही पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण बताना है, रिडिकल बाय फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के द्वारा उपहास करना। लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सीज नैगिंग, मीन मेक निकालना, बंद करना, मतलब ये थोड़ा सा वो वाली चीजें हो गई जो चिढ़ाने वगैरह की, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज, या फिर सारी चीजें होंगी, मतलब आप बार बार जो है कमियां निकाल रहे हैं, ये वाली चीज होगी। तो कौन सा पनिशमेंट का पार्ट है, ठीक है।
तो देखो मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये पॉजिटिव पनिशमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ दीज भी कट जाएगा, है ना। अब हमें इसमें और इसमें देखना है। देखो ये दोनों ऑप्शन मुझे थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी कर रहे हो ना। एक तो मित्रों द्वारा उपहास है, यहाँ पर नैगिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप हर चीज में कमी निकाल रहे हैं, हर चीज में आप टोक रहे हैं, है ना, चिढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो दोनों मेरे को सेम सेंस से ही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर की इसकी आई थी उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, ठीक है। जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि सीज नैगिंग भी हो सकता है, शायद ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करना था तो ऑल ऑफ दीज आ जाता। तो सारे ही पॉजिटिव है, मतलब कि आप नेगेटिव वे में तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने मजाक उड़ा दिया, है ना। ये रिडिकल मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि उपहास कर दिया दोस्तों ने अपने मित्र का। और सीज नैगिंग का भी यही है कि आप बार बार टोकते रहे, छिद्रान्वेषी बोलते हैं ना जिसको, नैगिंग का मतलब ही होता है छिद्रान्वेषी, बार बार टोक रहे हैं आप, कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। तो देख लो भाई इसका आंसर जो है ना ऑप्शन ए था अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है। मतलब देखें तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़े से ऐसे ही हैं, लेकिन वही है एक ऑप्शन तो सही लगाना ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मोटिवेशन को लेकर कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है ये बताना है। यह व्यक्ति जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, इट कॉजेज, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी कि मतलब अगर आप मोटिवेटेड है तो ऑब्वियसली अपने टारगेट की तरफ ज्यादा आसानी से बढ़ेंगे। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सेटिस्फाई करता है पर्सन की बायोलॉजिकल नीड्स को, जिसमें हम सेफ्टी, सिक्योरिटी जो भी आती है ना, मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी होगी। या फिर इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन, या फिर जो भी आपका मनोवैज्ञानिक आकांक्षा है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। फिर इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन, या फिर अप्रिय स्थिति से आपको दूर रखता है। तो ये बताना है आपको, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये अप्रिय स्थिति से दूर रखना ये कोई मोटिवेशन का काम नहीं है, ओके, कि आपको एक स्थिति से दूर रखे। बस ये मोटिवेशन आपको बढ़ावा देता है किसी चीज को करने के लिए, है ना। तो वो लक्ष्य की ओर भी हो सकता है। बायोलॉजिकल, यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड्स में ये हो सकता है आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स हैं, आप जॉब लगना चाहते हैं क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना, कमाएंगे तभी तो खाना आएगा, ये सब आ गया है। या फिर साइकोलॉजिकल एम्बिशंस, अगर आपने कुछ अपने मन में सोचे हुए हैं कि ये मेरी लाइफ का मकसद है, तो वो भी हो सकता है। तो प्राप्त करने में सहायता करता है इन सब चीजों को, है ना, इनमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि डी जो है अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रखना, ये तो मोटिवेशन का काम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड, ठीक है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे अस्थायी की बात है, यानी कि टेम्परेरी चेंज की बात की गई है, तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैबिचुएशन, लर्निंग, टेम्परेरी लर्निंग या फिर मोटिवेशन आपके सामने है। तो देखिए लर्निंग तो परमानेंट चेंज होता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अगर टेम्परेरी लर्निंग क्या होती है, टेम्परेरी कुछ भी होता है तो फिर वो लर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि लर्निंग जो है वो परमानेंट चेंजेस बिहेवियर होता है, ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी लर्निंग जैसे भी कोई टर्म नहीं यूज करेंगे। अब मोटिवेशन थोड़ी है, ये तो चेंज की बात है। एक चेंज को क्या बोलेंगे जो मतलब ऐसे होता है, एक टेम्परेरी चेंज होता है जो मतलब आपको किसी स्टिमुलस की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो होगा क्या, इसका आंसर होगा हैबिचुएशन। कई बार हमें हैबिट हो जाती है किसी ना किसी चीज की और फिर हम उस चीज को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और जैसे ही वो मतलब स्टिमुलस हमारे आगे से किसी टाइम पे चला जाता है तो फिर हम उस चीज को छोड़ भी देते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है आपके लिए, कोई शोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज आपके पड़ोस में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है ना, शादियों का माहौल है, ये जो भी है, तो आप अपने आप को उसको हैबिचुएट तो बना लेंगे उससे एडजस्ट करने का, लेकिन वो लर्निंग नहीं होती है। जैसे वो शोर चला जाता है आप उस चीज को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ लर्निंग, वो टेम्परेरी चेंज हो जाता है, ओके। तो हम उसको हैबिचुएशन कह सकते हैं कि आपको आदत पड़ गई है, लेकिन जैसे कुछ मतलब वो चीजें आपके सामने से हट जाती हैं, कुछ भी हो जाती है, तो फिर आप उन चीजों को अपने बिहेवियर में ज्यादा लाते नहीं है। तो दैट इज नॉट अ परमानेंट चेंज। तो हैबिचुएशन इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर शुड नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। भाई टीचर को अपने बच्चों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए इनमें से क्या चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। कोअर्सिव परसुएशन, या फिर रिपीटिशन ऑफ आइडियाज और असर्शन, इंडोर्समेंट बाय एन एडमायर्ड पर्सन, या फिर एसोसिएशन ऑफ द मैसेज विद अ गुड फीलिंग, यानी कि दबाव से या किसी बात। परसुएड का मतलब होता है जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सेकंड है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक आप व्यवहार दिखाते हैं जब किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो मतलब यहाँ पे सबसे नेगेटिव को देख लो कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक लग रहा है ना। आप दबाव बनाकर काम कराएंगे तो फिर वो काम ना तो परमानेंट हो सकता है और वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी होता है और मतलब बाहरी होता है, आंतरिक रूप से नहीं होता है। तो टीचर को ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अचीवमेंट मोटिव इज ट्रू। ठीक है, देखो अचीवमेंट मोटिवेशन, देखो मोटिव्स जो होते हैं ना बहुत टाइप के हो सकते हैं। आपके पर्सनल मोटिव्स होते हैं, आपके कुछ सोशल मोटिव्स होते हैं, आपके कुछ अचीवमेंट मोटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब आपके मन में किसी चीज को पाने की बहुत जबरदस्त इच्छा होती है ना, तो वो आपका अचीवमेंट मोटिव के अंदर आ जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी अचीवमेंट मोटिव के बारे में ट्रू है। ठीक है, कौन सी बात सच है ये बताना है। तो पहला है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी कि अचीवमेंट मोटिव जो है नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि अगर इफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल पोटेंशियलिटीज इज एम्फेसाइज्ड, अगर व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक यानी कि अचीवमेंट मोटिव जो होती है उसको हम ग्रोथ मोटिव कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगर स्ट्रेस आपका कंपटीशन हो, अगर सारे लोग हैं, सारे लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, इस बात पर स्ट्रेस है, तो ये आपका एक सोशल मोटिव कहला सकता है, या फिर ये सारे हो सकते हैं। तो ये आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों होगा बता देती हूँ। अचीवमेंट मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा टारगेट होता है, वो हर किसी की लाइफ में होता है। ठीक है, और अगर कोई नहीं उस टारगेट को पूरा कर पाता है तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं ना, कई चीजें होती हैं। तो आपको सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी तरह के अचीवमेंट मोटिव की जरूरत होनी चाहिए, जो आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे ना कहीं से तो आना चाहिए ना। किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज में, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, और कहीं पे भी जब हम फेलियर हो जाते हैं ना, दैट मीन्स कि हमारे जो मोटिव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाइवल के लिए ऑफ कोर्स जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पर्सनल पोटेंशियल, जब हम पर्सनल चीजों पर, व्यक्तिगत क्षमताओं पर जोर देते हैं तो वो हमारी ग्रोथ मोटिव हो सकते हैं ना, हमारी ग्रोथ के लिए वो करते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, तो ये भी सही हो सकता है। और देखो जब कंपटीशन, जो ये सोशल मोटिव होते हैं ना, ये जब आप इंटरैक्ट करते हैं किसी और के साथ, है ना, कंपटीशन हो सकता है। सपोज एक रनिंग है, एक मैराथन होती है, जो नॉर्मली एक मैराथन होती है जो सब लोग भागते हैं, है ना, वहां पे एक आपको सोशल मोटिव आता है कि ठीक है भाई सबके साथ इंटरैक्ट करना है, और फिर आपको अचीवमेंट का टारगेट है, तो वो एक सोशल मोटिव कहला सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, कोई भी इनमें से गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 6 to 10 ईयर्स चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन, जो 6 से 10 साल तक का बच्चा होता है वो कहां पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। ठीक है, तो भाई ये वाले सी ऑप्शन तो होता ही नहीं है, इस टाइम पे बिल्कुल दबा रहती है ये चीज उभर कर नहीं आती है। फिर धर्म में इतना बच्चा बड़ा नहीं होता कि वो धर्म में इंटरेस्ट लेगा, ह्यूमन बॉडी में या फिर डी में। देखो अब यहाँ पे ना ऑप्शन थोड़े से मतलब स्कूल है, ठीक है, इतने साल का बच्चा थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्कूल में, है ना, स्कूल एक्टिविटीज में, या हम कह सकते हैं कि स्कूल जाना बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। एक्सेप्शनल नहीं है, कैसे एक्सेप्शंस मतलब हो सकते हैं कि कुछ बच्चे ना पसंद करते हो, बट मोस्टली स्टूडेंट जो है यहाँ पर स्कूल जाते ही हैं और उन्हें अच्छे भी लगने लग जाते हैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स हो जाते हैं, बातें बताते हैं घर आकर अपनी मम्मी को, पापा को, कल मैडम ने ये बोला, इस फ्रेंड के साथ ऐसे झगड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मतलब इन ऑप्शंस में देखें तो हम डी वाला ऑप्शन सही कह सकते हैं। नेक्स्ट है, which theory believes that human mind is like an iceberg mostly hidden and has 3 levels of consciousness, है ना, सब कॉन्शियसनेस और इन सब चीजों की बात किसने करी है। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन, आई होप कि आपको पता होगा, है ना। ये केवी में एग्जैक्टली तो सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन मतलब ठीक है, अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है ना, अगर थ्योरीज हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ट्रेड थ्योरी, टाइप ऑफ थ्योरी, ये टाइप थ्योरी तो कुछ है नहीं, ठीक है, ट्रेड थ्योरी होती है लेकिन ये ट्रेड थ्योरी भी नहीं है। फिर उसके बाद साइको एनालिटिकल, तो आप सभी को ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फ्राइड जो है, फ्राइड इसकी बात करते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड की, और इन सब की इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात यहां पर हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दिस क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करना है आपके साथ अच्छे से। सम पीपल से दैट व्हेनेवर एंगर ड्रॉज अपॉन चिल्ड्रन दे गो टू प्ले। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी बच्चों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। देखो जहां पर तक बच्चों की बात है तो अब यहाँ पर ये बताना है कि क्या होगा, है ना। इसमें अगर आप लोगों को मे बी कंफ्यूजन ना भी हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट था इस क्वेश्चन पे और मैं आपको वो डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। देखो प्रोजेक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे आपके रिएक्शन फॉर्मेशन है जो भी होते हैं, सॉरी ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म है सारे के सारे जो फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। मतलब जब इंसान की भावनाएं जो हैं
मतलब होता है ना, हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं प्रेजेंट, हम किस चीज को किस तरह से बचना चाहते हैं हर सिचुएशन से, उसके लिए हमारे पास अपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में जब हम कुछ ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशंस आ जाती है हमारे सामने, तो हम उनसे कैसे डील करते हैं ना, किसी चीज को हम छुपाने के लिए, किसी चीज को हम छुपा लेते हैं, किसी इमोशन को हम दिखा देते हैं, किसी कभी हम बहुत ज्यादा दिखा देते हैं। तो ये तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान अपनी लाइफ में चूज करता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो ये फ्रायड के द्वारा दिए गए थे, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 हैं इनमें से बताना है। देखो, जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं ना, तो छोटे बच्चे जो हैं अपनी फीलिंग्स को, गुस्सा दिखाते हैं, कई बार तो बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, कई बार बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो कहीं और उस चीज को चैनलाइज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है आपका सब्लिमेशन। देखो, प्रोजेक्शन में तो क्या होता है कि हमारी जो भी स्ट्रॉन्ग इंपल्स होती है, जो हमारी जो अनएक्सेप्टेबल इंपल्स होती है, हम ये मानकर चल देते हैं कि चलो भाई, अगर हम उससे नफरत करते हैं तो वो भी हमसे नफरत करता है, तभी तो हम नफरत कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन होता है कि आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको भी तो मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे को ही थोड़ी है, तो ये हम दबाने की कोशिश करते हैं। जब हमको ये लगता है कि अगर हम सबको कहेंगे कि हमें वो इंसान पसंद नहीं है, तो सब हमें तो दोष देंगे कि क्यों, फिर हम एक अपने उनको बताने के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए नफरत करता हूं या करती हूँ क्योंकि वो भी मेरे को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रोजेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, आपने दूसरे पर ही प्रोजेक्ट कर दिया कि मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की, रिएक्शन फॉर्मेशन की। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में तो आप ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट चले जाते हैं, जो आप फील करते हैं उससे कहीं आगे निकल जाते हैं और बिल्कुल उसका ऑपोजिट आप बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की और सब्लिमेशन की। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, सपोज आपको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसी एग्जाम्पल से लेकर करते हैं। ठीक है, तो आपने फिर किसी और चीज में उस एनर्जी को चैनलाइज स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने किसी को धक्का मार दिया, आपने अपनी बॉल पटक पटक कर मारी, ठीक है, आपने अपने चप्पल जूते फेंक दिए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के जैसा ही होता है एक सब्लिमेशन। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव तो सब्लिमेशन है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप इतने संयमी हो चुके हैं कि आपको अब ये पता है कि अब मैं अपनी इस गुस्से की एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करूंगा। ठीक है, मैं अपने प्लांटिंग में लग गया, ठीक है, मैं गार्डनिंग में करने लग गया, मतलब मैंने पेड़ पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने डांस करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरह से एक पॉजिटिव चीज में आप एनर्जी अपनी चैनलाइज करने लग जाते हैं। तो देखो, इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो दिया गया है ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द आंसर की। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया गया है, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे जो हैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज किसमें करेंगे, वो इतने समझदार नहीं हो पाते हैं कि उनको एक पॉजिटिव वे में डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही कहेंगे। खेलेंगे भी तो फिर गुस्से में खेलेंगे, मतलब कि कुछ पटक पटक के मारेंगे कि मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट में आता है। लेकिन अगर यहाँ पर एडल्ट आ जाता ना, कोई बड़ा इंसान आ जाता और हम ये कह देते कि वो भाई डांस करने चला जाता है, वो ये करने चला जाता है, तो दैट मीन्स कि वो अपने एंगर को एक पॉजिटिव एनर्जी में लगा रहा है, तो वो आपका हो जाता सब्लिमेशन। समझ में आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन दोनों में ही हम चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम थोड़ी नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं और सब्लिमेशन में हम पॉजिटिव चीजों में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने लग जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको पता है कि आपके गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, वहां पर जो चीज आपको समझ में आ रही है आप उसके ऑपोजिट जाकर और एक मतलब अच्छे काम में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, तो ये होता है सब्लिमेशन। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो मतलब पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टमेंट मीन्स अकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, किसको सेटिस्फाई करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, है ना, मतलब वेरियस सर्कमस्टांसेस में हम अपने आप को अकोमोडेट करते हैं ताकि मतलब किस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, बेसिकली दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, मोटिव्स हमारे प्रेरक जो होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। पढ़ने से समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मतलब अपनी जो नीड्स है, अपनी जरूरतों, यहाँ पे आवश्यकताओं थोड़ा गलत वर्ड होगा, जरूरतें होगा, अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, अपने नीड्स को संतुष्ट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। वही जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म भी है, कुछ कुछ ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन
ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा बिहेवियर वो नहीं होगा, उसका मतलब ये बताना है आपको, ठीक है। डेलिंक्वेंसी होता है बाल अपराध, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो भावनात्मक बाधा की हो, घर में अगर माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब भी कराते हैं पापा, बहुत सारी चीजें होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है, तो बच्चे जो है अपराध करने में, चोरी करने में, है ना, मारने पीटने में किसी को, इन सब चीजों में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बुलिंग नेचर भी हो जाता है ना, आप एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। बुलिंग मतलब जब आप किसी को चिढ़ाते हैं या फिर आप कह सकते हैं आप गंदी गालियां देते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब वो नेचर आ जाता है। फिर ट्रोएंसी मतलब आप भाग जाते हैं, भगोड़ापन आप में आ जाता है कि आप हर सिचुएशन से भाग जाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑटिज्म तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, दैट इज नॉट मतलब कॉज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये इसका एक कारण नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी इसका कंसिक्वेंस नहीं है इमोशनल डिस्टर्बेंस का, ये अपने आप में एक अलग डिसऑर्डर है और इसमें जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप में पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे तो अपराध ही हैं एक तरह से, मतलब जो बच्चों में इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी डन थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4-5 चीजें लिखी हुई हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन या नन ऑफ दीज, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबको पता है कि आपको आंसर सीधे सीधे इंक्लूसिव एजुकेशन लगाना है, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग के बाद इंटीग्रेशन आया था, इंटीग्रेशन के बाद फिर हम और आगे बढ़े और हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आए कि भाई ठीक है, अब हमें अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, Which of the following is not a characteristic of mental retardation, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन की इनमें से क्या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला है IQ 25 से 70 के बीच में। देखो IQ जब 25 से 70 के बीच में होता है तो वो मेंटली रिटार्डेड माना जाता है बच्चा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा। अब लर्निंग इन ए स्लो पेस, मतलब इनकी जो लर्निंग होती है वो स्लोली होती है, बहुत धीरे से सीखते हैं और मतलब डेली रूटीन पे एक्टिविटीज करने के काबिल नहीं रह पाते हैं। या फिर पुअर अडेप्टेशन विद द एनवायरमेंट के साथ अनुकूलन में इनका पुअर वो होता है, कठिनाई होती है ना, एडजस्टमेंट करने में, अडेप्टेशन करने में। और नेक्स्ट है पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए तो मैंने हटा दिया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भाई एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा जो होता है उसको लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, धीरे से सीखता है, एक्टिविटीज में मन नहीं लगता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज में ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन पावर नहीं होती है, और उसको जो भी अडेप्टेशन की प्रोसेस हम स्कूल में भी सिखाते हैं ना, एनवायरमेंट के साथ हम कैसे समायोजन करना है, तो वो चीज भी बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेशन जो है पुअर होंगे, उसकी बॉन्डिंग हो सकता है किसी किसी से बहुत अच्छी हो, मम्मी से बहुत अच्छी हो, पापा से बहुत अच्छी हो, पढ़ने में तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लर्निंग में तो प्रॉब्लम है उसको, लेकिन ऐसा थोड़ी है। और ये जो है आपका ये इंटेलिजेंस IQ है ना, जो ये बेसिकली आपका वही है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पर ज्यादा डिपेंड करता है, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, इसका इमोशंस से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो पुअर इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशंस इसका आंसर नहीं हो, मतलब आंसर होगा लेकिन ये नहीं होती है इसकी मेंटल रिटार्डेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचियों की भिन्नता हो, या फिर टीचर का रोल और स्कूल का एनवायरनमेंट। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन गलत होगा तो दूसरा भी, मतलब एक ऑप्शन सही है तो दूसरा गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता है, हमें ज्यादा सही को चुनना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर अध्यापक, टीचर का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है, अगर टीचर अपने बच्चे को एडजस्ट करवा पाता है तो वो एक सफल अध्यापक साबित हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे उस टीचर की क्लास में फियरफुल महसूस करेंगे तो समझ लीजिए फिर मतलब बच्चे के लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां पे बच्चा जो है ये समझे कि उसको भी वैल्यू दी जा रही है, उसके कल्चर को, उसकी इंटरेस्ट को, उसकी रुचियों को भी वैल्यू दी जा रही है, तो इस माहौल में बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो काफी अच्छी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स, मतलब जो बच्चा कमजोर वर्ग के बालक, ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है
एक ऐसा बच्चा जिसके अभिभावकों की वार्षिक आय बहुत कम है, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में आते हैं, जो हाशिए पर समूह होते हैं, बेसिकली उनके बच्चे, इसमें ट्राइबल बच्चे भी हो सकते हैं, या कास्टिज्म वाला फैक्टर भी यहाँ पर आ सकता है, या फिर ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर पॉवर्टी लाइन से नीचे आने वाले पेरेंट्स के बच्चे, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है सरकार ने फिक्स की गई है कि भाई इतनी इनकम से कम वाले बच्चे जो है वीकर सेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार एक जो इनकम होती है उसको स्पेसिफाई कर देती है, टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है, तो इस इनकम, पर्टिकुलर इनकम से नीचे जितने भी बच्चे आते हैं वो एक तरह से वीकर सेक्शन के बच्चे माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन का तो बहुत, इसमें तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द राइट टू एजुकेशन एक्ट। आप सभी ने पढ़ा होगा, RTE 2009। ये स्पेसिफाई करता है कि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास इज अबव 200, अगर पहली से 5वीं तक के बच्चों की संख्या 200 प्लस हो जाती है, ठीक है, तो द प्यूपिल टीचर रेशो जो है वो क्या होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, मतलब किस तरह का, कितना रेशो हो सकता है प्यूपिल टीचर। ठीक है, ये आपको बताना है। अब 200 से ज्यादा कितना है ये नहीं पता है, लेकिन 200 से ज्यादा हो गया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें जो स्पेसिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो 40 किया गया है। ठीक है भाई, 40 हो सकते हैं। अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करूं या मैं केवी की भी बात करूं तो वहां पे भी 40 का रेशो है, लेकिन वहां पर ये होता है कि कई MP कोटा होता है, कई कोई रिजर्वेशन होता है, तो उस तरह से बच्चे ज्यादा आ जाते हैं। फॉर सपोज केवी में ट्रांसफर का भी केस आ जाता है तो भी 40 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने 40 का सेट किया हुआ है कि उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि ना लें बच्चों को। ठीक है, तो मतलब एक टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होती है? देखिए जब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी क्लास में, सपोज आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाते पढ़ाते आपको एक समस्या आई, आपने मैप रीडिंग कराई बच्चों को, मैप रीडिंग नहीं समझ में आ रही है बच्चों को। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैप स्किल्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप करनी होगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, कारण देख सकते हैं कि क्या ऐसी समस्याएं हैं कि मैप रीडिंग बच्चों को नहीं आ पा रही है, समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबके पास सफिशिएंट मैप्स नहीं है, एटलस की जरूरत है, या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी जरूरतें हैं तो हम यहाँ पर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर चीज में सुधार कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्शन रिसर्च होती है, और ये कोई ऐसी रिसर्च नहीं कि बहुत लंबी चलती है, इसमें 1 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है, 10 या 15, मतलब कम दिनों का टाइम लगता है, बहुत लंबी रिसर्च नहीं चलती होती है, क्योंकि हम एक्शन रिसर्च करते हैं जब हमें अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन चाहिए होता है। तो ठीक है, ये एक्शन रिसर्च करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो देखो, इट इज कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल की जाती है। कंडक्टेड टू सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बिल्कुल हाँ, एक मुख्य समस्या, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट बॉर्डर लेवल। ब्रॉडर लेवल मतलब बड़े लेवल पर डिसीजन नहीं, बड़े लेवल पर डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती है, बहुत ही छोटे लेवल पर करते हैं हम पढ़ा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप भी अपनी क्लास में एक्शन रिसर्च करेंगे। इट इज कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ डे टू डे प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल, बिल्कुल हाँ। अगर आप अथॉरिटी में, सपोज आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम, ये एक समस्या आ रही है, इसको आपको 10-15 दिन में सोल्व करना है, यहाँ पर भी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। आप क्लास में एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, आप स्कूल में एक्शन रिसर्च कर सकते हैं कि ठीक है भाई स्कूल में समस्या ये आ रही है कि काफी बच्चों में जो है वो चोरी की हैबिट बढ़ती जा रही है ना, मतलब पूरे स्कूल लेवल पे हो रहा है, तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, एक एक्शन रिसर्च करो इस पर। तो इस तरह की चीजें होती हैं एक्शन रिसर्च में। ठीक है, तो डे टू डे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, या फिर ऐसी समस्याएं जो आपका संचालन करने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी क्लास का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च वो होती है, बड़े लेवल पर इसका काम नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग। टीचिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। टीचिंग इज मॉडिफिएबल, मतलब इसमें सुधार किया जा सकता है, फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है, या फिर टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। देखिए जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन तो आपको कोई भी दे सकता है ना, वो आपका टीचर नहीं हो सकता है। टीचिंग आपकी मॉडिफिएबल है, आपको लगता है कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, आप इस साइड जा रहे हैं लेकिन आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल टीचिंग भी हो सकती है। इनफॉर्मल हमारी हो सकती है जब हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने दोस्तों से भी सीख जाते हैं, कुछ वो हमें जीवन का ज्ञान देते हैं। और फॉर्मल जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में या कॉलेज में जाकर लेते हैं। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, बिल्कुल साइंटिफिक
मेथड्स भी हम टीचिंग में यूज करते हैं, हम तरह तरह के मेथड्स यूज करते हैं, स्टडी करते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन से लेकर सब कुछ, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। और एक आर्ट भी है, एक कला भी है ना, साथ ही साथ एक स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है, एक तरह से कला है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता है, ठीक है, तो वो कला आप लोगों को डेवलप करनी है अपने अंदर। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन टीचिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, The National Curriculum Framework 2005 under the heading of Quality Dimension gives more importance to। देखिए NCF 2005 क्वालिटी की बात करता है कि हमें गुणवत्ता आयाम का इससे क्या रिलेशन है ये बताना है आपको, है ना। फिजिकल रिसोर्सेज की बात है यहाँ पर, क्वालिफाइड और मोटिवेटेड टीचर्स की बात आती है, एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, या फिर बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म, या फिर बच्चे के लिए जो एक्सपीरियंस हम डिजाइन करना चाहते हैं, या करिकुलम में किस तरह के सुधार की हमें आवश्यकता है, पाठ्यचर्या होगी यहाँ पर, ठीक है, पाठ्यचर्या जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो ये होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए एनसीएफ क्या है, करिकुलम है ना, एक तो पहली बात तो करिकुलम में तो सुधार होना ही होना चाहिए, है ना, वहां पे भी क्वालिटेटिव चेंज चाहते हैं, साथ ही साथ बच्चे के एक्सपीरियंस हमें ऐसे प्रोवाइड करने हैं कि उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एजुकेशन मिले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो भाई एनसीएफ 2005 इनमें से कौन सा एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्लास 10 लेवल एग्जामिनेशन ऑप्शनल करेंगे, स्टेट लेवल एग्जाम टू बी कंडक्टेड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑप्शनल करेंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस को ऑप्शनल करेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम तो होंगे ही होंगे, जैसे आपका सीटेट होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको हम ऑप्शनल कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस भी आपका कट गया। अब बचे ये कि क्लास 10 एग्जामिनेशन को ऑप्शनल करेंगे और स्टेट लेवल एग्जाम्स टू बी कंडक्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा ए, क्योंकि स्टेट लेवल का थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टेट को, वहां पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उनकी चीजें डिसाइड नहीं कर सकता है, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, अब वो क्या अडॉप्ट करते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन क्लास 10th में ये आया था एनसीएफ में कि आप इसमें जो है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, इसको बोर्ड ऐसे होम बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है ना, होम बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ या ओपन टेक्स्ट बुक चीजें हुई, तो वो उन सब चीजों के बारे में ये बात करता है एनसीएफ 2005, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटेट्स, है ना, क्या होता है, मतलब दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर एग्जामिनेशन, कि भाई छोटे कम अवधि वाले एग्जाम की तरफ जाएंगे, लंबे की तरफ ना जाके, एग्जामिनेशन जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में किए जाएंगे स्कूल एजुकेशन में, एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, या सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, या फिर आप बहुत सारी एजेंसीज सेटअप करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। देखो इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको स्ट्रेस कम करना है, आपको सक्सेस इंप्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो हम इस चीज को तो भूल ही जाएं कि आप डिफरेंट एजेंसी बना देंगे बस हो जाएगा, या फिर आप साल में और एंड में हाफ ईयरली में एग्जाम रख लेंगे और हो जाएगा, या फिर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड डिफरेंट स्टेजेस, या फिर डिफरेंट स्टेज पे होगा, ठीक है भाई, अब 12th मतलब सेकेंड क्लास में हो रहा है, इसके बाद अब 5th में होगा, इस तरह से, या फिर एक शॉर्टर एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे हम कम अवधि की परीक्षाओं के अंदर। तो देखो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सब में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगर आपको डाउट है तो एक बार पूछ लेना, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्ट्रेस की बात हुई है कि आपको स्ट्रेस जो एग्जामिनेशन का हुआ होता है ना, जो लंबे लंबे एग्जाम्स चलते रहते हैं और हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप एग्जाम पे एग्जाम लिए जाओ, तो इन सब की चीजें के बारे में बात की गई है ना कि आपको स्ट्रेस कम करना है और सक्सेस बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, थोड़े छोटे एग्जामिनेशन लेंगे, ठीक है, तो यही आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड लर्नर, क्या हम उनको स्लो लर्नर या फिर गिफ्टेड लर्नर की तरह लेबल कर देंगे कि भाई ये बच्चा कम पढ़ रहा है, ये बच्चा गिफ्टेड है, या फिर जिन बच्चों को सुधार की आवश्यकता है उनके लिए होता है, या फिर बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी और प्रॉब्लम एरियाज के लिए होता है, या फिर उनको फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिव लाइफ, या फिर हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम उनको बता सकें कि आपने कहां तक क्या अचीव किया है, ठीक है, एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए। तो यहाँ पर बात इवैल्यूएशन की गई है, असेसमेंट की नहीं की गई है, ये दोनों असेसमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बताइए आपको फीडबैक मिल जाता है बच्चे को कि कहां तक आप जो है सक्सेसफुल हुए हैं,
सपोज आपने 5th की रिपोर्ट कार्ड बना दी, तो अब वो 6th में जाना है बच्चा। अब आप अपनी तरफ से कोई रेमिडिएशन नहीं कर सकते, कोई लर्निंग डिफिकल्टीज को नहीं देख सकते, अब 6th वाला टीचर देखेगा। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ तक बच्चा जो है सक्सेसफुल हुआ है अपने टारगेट्स को अचीव करने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर। कौन सा जो है वो बेटर होगा, वीडियो सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या ऑल ऑफ दीज, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, वीडियो सिमुलेशन के थ्रू सिखाएंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, आपने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया और बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये करेंगे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, है ना। क्या ऑप्शन आएगा फटाफट से बताइए। देखिए जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सारे मत लगा देना, आप में से काफी लोगों ने शायद सारे लगा देंगे। देखो यहाँ पर स्पेशली प्राइमरी चिल्ड्रन की बात हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर बहुत कम यूजफुल होता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे कब, आप 8th प्लस में जाएंगे ना, तब डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा आपके लिए वो होता है, जब आप साइंस में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कोई चीज, जब बच्चा इस कैपेबल हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। प्राइमरी लेवल पर तो बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन करना ही बहुत मुश्किल होता है, और वो आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देकर बच्चों को। जब बच्चा खुद चीजों को करके सीखेगा ना, तब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा चीजों पर, इंटरेस्ट लेगा, उसकी इंटरेस्ट जो है तब उसके कंसेप्ट क्लैरिफाई होंगे। ठीक है, आप वीडियो सिमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को यहाँ पर कंसेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।